हम्म। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? जो घर बैठा है उनको चलिए ठीक है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। वो लास्ट में करेंगे ना, जाते वक्त लास्ट में करेंगे उसको, फिर मैं उसमें एक आध क्वेश्चन और लिखा के भी जाऊंगा ना। चलो भाई। हाँ तो कहाँ गए वो पता करने वाले हैं? ठीक है, दिक्कत तो नहीं है कोई? और वो पी वाला कहाँ गया पता करके आ रहा था? ठीक है, अच्छा। हाँ तो ऑनलाइन वालों को भी बोल देता हूँ मैं ऐसे, है ना। हाँ तो हमने जो कल 2 जनों से पता करवाना था वो पता करवा लिया है, और दोनों जने पता कर आए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उन लोगों ने पता कर लिया है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे मैंने एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली है ना। अरे नहीं लेता हूँ ना ऐसे, और ऐसे सिलेबस दौड़ाया भी नहीं है। सच में नहीं, ऐसे बोला तो नहीं ना उन्होंने कि दौड़ाया है मैंने। हाँ, तो ऐसे मैं सिलेबस दौड़ाता उड़ाता भी नहीं हूँ। और बल्कि इवन ये कहा होगा उन्होंने कि जल्दी जल्दी भी छोड़ देते हैं। हाँ, है ना, तो ऐसे मैं दौड़ाऊंगा भी नहीं, और आराम से ही चलेगा सिलेबस। तो इसलिए हमने 2 बच्चों को कंफर्म करने के लिए कहा था, तो वो अपने अपने मिलने वालों से कंफर्म करे आए। अच्छा, तुम लोग भी तो नहीं करके आए? ये जो घर बैठे ऑनलाइन कर रहे हैं ये, इन्होंने भी तो रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं ली कहीं से? एक बच्चा कहला है ले ली, ये प्रहलाद। ले ली तुमने? ठीक है। ऑनलाइन वालों ने भी एक आध 2 जगह रिपोर्ट ले ली, तो नेगेटिव तो नहीं है ना? ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ रहे थे, और टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने लिख लिया था वॉइड क्या होता है, यूनिवर्सल क्या होता है, आइडेंटिकल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना। एक स्टेटमेंट और लिख लें उसके बाद स्टार बना के, एक स्टेटमेंट और लिख लें उसके बाद स्टार बना के। रिलेशन, रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एक स्टेटमेंट और लिख लें, फिर हम एग्जांपल से समझेंगे, एंड ट्रांजिटिव। रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मैंने ग्राफ दिया था, वो मैं बताऊंगा लास्ट में, जाते वक्त बताऊंगा, फिर दोनों एक ग्राफ और देखे जाऊंगा, है ना। वो लास्ट में बताएंगे उस क्वेश्चन को, है ना। तो रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, is called equivalence, EQUI, equivalence relation. तो relation which is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation. एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, है। रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं।
है ना। चलो अब हम सवाल की बात करते हैं, मैं वन बाय वन समझाता हूं। तो देखो, एक तो हमने लिखा वॉइड, उसको समझने का कुछ है ही नहीं भाई, नल सेट अगर आएगा तो वो रिलेशन क्या बोला जाएगा, वॉइड रिलेशन बोला जाएगा। दूसरा हमने लिखा यूनिवर्सल, तो उसमें भी समझने का कुछ नहीं है भाई, अगर किसी सबसेट का वो पूरा सेट ही आ गया तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। भाई पूरा ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी आ गया तो उस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोल देंगे। अब सबसे पहले हम दो डेफिनेशन समझते हैं, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिकल, उन दोनों में क्या अंतर है। चलो तो उसको समझते हैं, सिर्फ अभी अपन डेफिनेशनों को समझ रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं, सवाल हम बाद में करेंगे कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए मैंने कोई सेट ले लिया ए 1 2 3, और बस ठीक है, और मैं कुछ रिलेशन डिफाइन करता हूं, है ना। फॉलोइंग रिलेशन आर डिफाइन एस, कुछ रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूं। जैसे मैंने R1 ले लिया 1 1 2 2 R2 मैंने ले लिया 1 1 2 2 3 3, और R3 मैंने ले लिया, एक R0 भी लिख लेता हूं मैं। मान लीजिए मैंने इसमें 1 2 ऐसा कुछ ले लिया, 1 1 2 3 3 और 1 3। हम बात कर रहे हैं, हमें दो चीज चेक करनी है, आइडेंटिकल और रिफ्लेक्सिव। पहले हम इसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं, आइडेंटिकल और रिफ्लेक्सिव, है ना, दोनों की डेफिनेशन कहीं ना कहीं सेम है। तो देखो, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर एवरी ए, है ना, फॉर एवरी ए कोमा ए, फॉर एवरी ए का मतलब ये, फॉर एवरी ए मतलब 1 के लिए भी हो, 2 के लिए भी हो और 3 के लिए भी हो। ए कोमा ए मतलब ये इस तरह का एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज ए कोमा ए, दिस एलिमेंट इज नॉट ए कोमा ए, दिस एलिमेंट इज ए कोमा बी, this element is a comma b, this element is a comma a, b comma b, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों क्या हो, सेम। अब हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, किस किस की, आइडेंटिकल और रिफ्लेक्टिव। अब क्या है कि दोनों के मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि सेल्फ रिलेशन सारे होने चाहिए। सेल्फ रिलेशन मतलब जैसे 1 2 3 है तो 1 1 2 3 3 3 ये सारे होने चाहिए, दोनों में होने चाहिए। तो जैसे इसमें क्या सारे सेल्फ रिलेशन है, नहीं। क्या इसमें सारे सेल्फ रिलेशन है, नहीं। तो अगर सेल्फ रिलेशन नहीं है तो ना तो वो आइडेंटिकल हो सकता है, ना ही वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। अगर सेल्फ रिलेशन नहीं है तो ना तो वो आइडेंटिकल हो सकता है, ना ही रिफ्लेक्सिव हो सकता है। दोनों की मिनिमम रिक्वायरमेंट है सेल्फ रिलेशन होने चाहिए। अब आगे की बात करते हैं, अगर सेल्फ रिलेशन सारे मौजूद हैं, अगर सेल्फ रिलेशन सारे मौजूद हैं तो सेल्फ रिलेशन यहां देख रहे हैं 1 1 2 2 3 3, सेल्फ रिलेशन यहां पे सारे हैं लेकिन एक्स्ट्रा भी है 1 3। तो आइडेंटिकल तो कहता है कि सेल्फ रिलेशन सारे होने चाहिए और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सेल्फ रिले उसने लिखा है ओनली ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो सिर्फ ए कोमा ए ही उसको क्या करने चाहिए, आर को बिलोंग करने चाहिए। और रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि सेल्फ रिलेशन सारे होने चाहिए, बाकी कुछ हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए उसकी डेफिनेशन में लिखा है फॉर एवरी ए, फॉर एवरी ए दोनों में है, फॉर एवरी ए दोनों में, इसका मतलब सेल्फ रिलेशन सारे होने चाहिए। उसके बाद आइडेंटिकल में क्या लिखा है, ओनली ए कोमा ए बिलोंग्स टू, मतलब इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। और इसने लिखा है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ओनली नहीं लिखा, मतलब एक्स्ट्रा है तो उसको कोई तकलीफ नहीं है। तो इन दोनों में क्या है, क्लियर है बात कि भाई सेल्फ रिलेशन दोनों की रिक्वायरमेंट है, सेल्फ रिलेशन सारे मौजूद होने चाहिए, ये दोनों को चाहिए। अब आइडेंटिकल कहता है कि सेल्फ रिलेशन सारे हों और उसके अलावा कोई ना हो। और रिफ्लेक्सिव कहता है कि सेल्फ रिलेशन सारे हो, बाकी हो या ना हो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो फिर आगे बढ़े। ये डिफरेंस है किसके बीच का, आइडेंटिकल और रिफ्लेक्सिव है। अब एक बच्चा कर रहा है तो सो एवरी आइडेंटिकल इज रिफ्लेक्सिव, यस।
अब जाने क्या सवाल पूछ रहा है तू भी यार। क्वेश्चन तुम्हें थोड़ी ना बनाना है, तुम्हें तो सिर्फ क्या करना होता है, आंसर देना होता है, क्वेश्चन नहीं बनाना है ना। अरे क्वेश्चन तो पढ़ाने वाले को बनाना होता है। अभी जो पढ़ाया वो समझ में आया ना, बस खत्म, है ना। अब ये क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो, जैसे बच्चे ने पूछा कि भाई एवरी आइडेंटिकल इज रिफ्लेक्सिव, यस, बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज आइडेंटिकल, नो। बस, तो हमें डेफिनेशन को समझना है, हमें डेफिनेशन को समझना है। अब एक स्मार्ट नाम का लड़का, स्मार्ट सर फिर से एक बार, क्या फिर से एक बार क्या बेटा, बीजेपी गवर्नमेंट लाएगा क्या फिर से एक बार? कौन सी चीज समझाऊं फिर से एक बार? ये भी करा। हाँ, अब देखो इसके साथ साथ, हाँ ऋत्विज तिवारी ने भी बोल दिया सर समझ में नहीं आया। चलो, अब मैं दो जनों को अनम्यूट करने वाला हूं, एक तो ये स्मार्ट है और एक ये ऋत्विक है ना। तो ये अलाउड टू पार्टिसिपेंट कर रहा हूं, है ना। हाँ, अलाउड टू पार्टिसिपेंट कर रहा हूं। ये दो जने बोले देखा क्या नहीं समझ में आया। पहले तो ये बोले स्मार्ट नाम का जो बच्चा है वो, सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा देखो, अब प्रॉब्लम हुआ, नेटवर्क को लिख दिया, समझ नहीं आया। मतलब समझ नहीं आया बेटा, समझ नहीं आया इसका मतलब तुमने मेरी काबिलियत पे उंगली उठा दी। ऐसे लिखते ना यार, नेटवर्क नहीं आया, ऐसे क्या करते हो यार। अच्छा, अब दूसरे से बात करते हैं। ये ऋत्विक नाम का जो बच्चा है ये बोले भाई, ऋत्विज तिवारी लिख रहा है माइक नॉट वर्किंग। हाँ तो, अच्छा माइक वर्किंग ही नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, लिख दो, मैं देख रहा हूं, है ना। तुम्हारी समस्या का समाधान करके आगे बढ़ेंगे, टेंशन लेने की नहीं है। माइक काम नहीं कर रहा तो लिख दो, क्या समझ में नहीं आया। आइडेंटिकल वाला समझ नहीं है, आइडेंटिकल वाले में समझने में कुछ भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सेल्फ रिलेशन सारे होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। सेल्फ रिलेशन सारे का मतलब है 1,1, 2,2, 3,3। क्या R1 R0 में तीनों एलिमेंट मौजूद है? नहीं। क्या R2 में तीनों एलिमेंट मौजूद है? नहीं। क्या R3 में तीनों एलिमेंट मौजूद है? हाँ। क्या R3 में केवल तीनों एलिमेंट मौजूद है? नहीं, उसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। और आइडेंटिकल ये कहता है कि सेल्फ रिलेशन सारे होने चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। पहले भी यही बोला था, फिर यही बोल रहा हूं। मेरे ख्याल से माइक के साथ साथ तुम्हारा ऑडियो भी थोड़ा सा वीक दिखे। ठीक है, ओके सर, गोट इट, ठीक है। चलो, बाकी यहाँ बैठे उनको सबको समझ में आती है बात? हाँ, अच्छा। ये जो मेरे बारे में पता करके आया, ज्यादा मुस्कुरा रहा है क्या? कुछ ज्यादा कुछ कह दिया क्या मेरे बारे में उसने? तो फिर इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? तो मैंने बोलते सही, ऐसा क्या कहा उसने? तो तुझे कैसा पता लगा बढ़िया है? ये इसका अलग कुछ बोल दिया उसने, बेटा जय मुस्कुरा रहा है तो ऐसा क्या बोला? कुछ तो बोला होगा उसने। तो फिर तो कह रहा मैंने पूछ लिया, बस इतना ही बोला, बाकी कुछ तो नहीं बोला। या उसने कुछ ऐसा बोला जो तुझे ऐसे सबके सामने बताने में दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं बोला ना? फिर ठीक है। चलो, तो रिफ्लेक्सिव आइडेंटिकल का मीनिंग सबको क्लियर है ना। तो दोनों में सेल्फ रिलेशन की रिक्वायरमेंट है, सेल्फ रिलेशन सारे मौजूद होने चाहिए, और सेल्फ रिलेशन के अलावा अगर एक्स्ट्रा है तो फिर वो आइडेंटिकल नहीं होगा, वो क्या माना जाएगा? रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। चलो, अब इसके बाद हम समझते हैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को। इसके बाद हम किसको समझेंगे? सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को।
है ना। इसके डेफिनेशन को क्लियर करेंगे फिर सवाल करेंगे। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पे आते हैं। चलो फिर मैं कुछ सेट डिफाइन करता हूं आगे। R0 मान लीजिए मैंने एक नल सेट ले लिया। R1 में मैंने ले लिया 1,2, इसमें ले लिया बेटा 1,2, 2,1, इसमें ले लिया 1,2, 2,1, 3,2, R4 में ले लिया मैंने 1,1, 2,2, 3,3, 1,3, 3,1, 2,3 और 3,2। मान लीजिए ये रिलेशन ले लिया मैंने। हमें चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की बात करते हैं पहले। हमें देखना है कि इसमें से सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखो इसमें हम डेफिनेशन को पकड़ रहे हैं इफ देन। किसको पकड़ रहे हैं? इफ देन। वो पढ़ी थी अपन ने स्टैटिक्स, सॉरी मैथमेटिकल रीजनिंग। उसमें इफ देन का मतलब समझा था अपन ने। इफ देन का मतलब ये होता है कि अगर इफ है तो देन होना चाहिए, और अगर इफ नहीं है तो फिर देन को कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैंने बोला? कि अगर इफ है तो देन होना चाहिए, और अगर इफ नहीं है तो फिर देन को कोई दिक्कत नहीं है। अगर इफ है तो देन होना चाहिए, अगर इफ नहीं है तो फिर देन को कोई दिक्कत नहीं है। ट्रुथ टेबल देखिए उसकी, इफ देन की P Q, P implies Q, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, है ना, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। क्या होता है? ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये होती है उसकी ट्रुथ टेबल। ऐसा करके एक चैप्टर पढ़ा अपन ने, हाँ? तो ये उसकी ट्रुथ टेबल होती है। इसमें हम इस चीज को मार्क करते हैं। देखो मैं जो बोल रहा हूं उसको समझना। हम ये कह रहे हैं कि अगर इफ है तो देन होना चाहिए, अगर इफ नहीं है तो देन को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अगर इफ नहीं है, अगर इफ नहीं है, फॉल्स का मतलब क्या है? इफ नहीं है। तो अगर इफ नहीं है तो देन को कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रू हो या फॉल्स हो, यहां हमेशा क्या आता है? ट्रू। दोनों ट्रू है तो भी ट्रू। दिक्कत सिर्फ कहां पे है? जब ये हो और ये ना हो। ये हो और ये ना हो तो दिक्कत है। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। सिमेट्री की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर ए बी है देन बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी है तो बी ए आर में होना चाहिए। क्या यहां पे ए बी है? नहीं है, सिमेट्रिक है। ए बी है ही नहीं। इफ देन का मतलब समझ लो, दिमाग में बैठा लो। इफ देन का मतलब क्या है? कि अगर इफ है तो देन होना चाहिए, और अगर इफ नहीं है तो फिर देन को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ए बी नहीं था तो बी ए की बात ही नहीं करनी है। यहां पे ए बी है, क्या बी ए भी है? नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा। क्योंकि ए बी है तो बी ए की बात करनी पड़ेगी। ए बी नहीं है तो फिर बी ए को हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी है, बी ए है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। ए बी है, बी ए है तो बिल्कुल सिमेट्रिक है। ए बी है, बी ए है, ए बी है लेकिन बी ए नहीं है। एक भी अगर ऐसा मौजूद है तो फिर दिक्कत है। भले बाकी सबके लिए कितना भी हो, लेकिन एक भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया तो फिर दिक्कत है। तो एक इसका मौजूद नहीं है ना, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। एक भी अगर ए बी यहां पे दिख गया जिसका बी ए इसमें मौजूद नहीं है तो फिर वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे वो नहीं कहते अपन कि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू कब होता है? जब वो सब जगह ट्रू हो। लेकिन फॉल्स कब होता है? अगर एक भी कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया तो फिर स्टेटमेंट क्या होता है? फॉल्स। तो अगर एक भी कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया तो स्टेटमेंट क्या माना जाएगा? फॉल्स। ए बी बी ए, ये ए बी इसका बी ए बी क्या होगा? यही। इस ए बी का बी ए क्या होगा? यही। इस ए बी का बी ए क्या होगा? यही। यही तो होगा। इस ए बी का बी ए क्या होगा? ये।
इस ए बी का बी ए क्या होगा, ये सबके मौजूद है, सिमेट्रिक। तो इफ ए बी है देन बी ए होना चाहिए, इफ ए बी नहीं है तो बी ए को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर इफ है तो देन होना चाहिए, और अगर इफ नहीं है तो देन को कोई दिक्कत नहीं है। ये मीनिंग होता है इफ देन का। सर अल्टरनेट में होना चाहिए। बेटा मैंने कहा अभी किसी को बोलने के लिए बीच में, पहले आपको रिटर्न में कुछ लिखना होगा, फिर मैं आपको बोलने के लिए कहूंगा, तभी बोलना होगा। है ना? अच्छा, ये अग्रिम गुप्ता ही बोल रहा था क्या? ये नहीं बोला तो कौन बोला था फिर? अरे कहाँ गया यार, कौन बोला था? ये तो चला ही गया, गुस्सा हो गया दिखता है। अरे भाई कौन बोला था? अच्छा बोल लो, मैंने कहा बोल लो, कौन बोला था? अच्छा, स्मार्ट शिवम बोला था क्या? अच्छा, एक बच्चा दूसरा कह रहा है स्मार्ट शिवम बोला था। अरे स्मार्ट शिवम बोलो भाई, क्या था? ये नाराज हो गया ऐसा लगता है। अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है चला गया, आपसे रूठ गया। अब क्या करें यार, अब देखो रूठ गया तो रूठ गया। देखो बताओ, ये हालात है। चलो कोई बात नहीं, अब चला गया तो क्या कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, देखो ये जो ऑनलाइन वाले हैं उनके लिए विशेष तौर से बोल रहा हूँ। देखो मैं एक्चुअली माइक हमेशा बंद रखता हूँ। माइक इसलिए बंद रखता हूँ क्योंकि पढ़ाते वक्त मेरा ये मानना है कि जितनी शांति से बच्चा सुनता है ना, फायदा उतना ही ज्यादा होता है ना? और कोई परेशानी नहीं। एक्चुअली क्या है कि तुम बिना कीप साइलेंट करके सिर्फ मेरी बात को सुनोगे ना, तो फायदा बहुत ज्यादा होगा। और बीच बीच में अगर किसी की भी आवाज आएगी ना, तो फायदा कम होगा, ऐसा मेरा मानना है ना? इसलिए मैं थोड़ा सा माइक बंद रखता हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं माइक बंद रखता हूँ तो चैट पे पूरा ध्यान रखता हूँ, है ना? ऐसा नहीं है कि मैं चैट पे ध्यान नहीं रखता हूँ। तो मैं चैट पे पूरा ध्यान रखता हूँ। और जैसे अभी पहले, थोड़ी देर पहले दो जनों ने समस्या लिखी थी, तो उनकी समस्या को सुना भी गया था, है ना? तो मैं चैट पे पूरा ध्यान रखता हूँ, लेकिन माइक बंद रखता हूँ, क्योंकि माइक बंद रखने में थोड़ा मुझे ज्यादा मजा आता है पढ़ाने में। और अगर ये मान के चलो मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, तो तुम्हें समझने में भी मजा आएगा। सच है ये बात, है ना? कि अगर पढ़ाने वाले को पढ़ाने में मजा आएगा, तो सुनने वाले को सुनने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है? तो इस फिलोसफी पे अपन कार्य कर रहे हैं। और फिर भी अगर जैसे तुम लोगों को दिक्कत हुई, तो ऐसा नहीं है, अपन माइक को ऑन भी रख सकते हैं, लेकिन पहले हफ्ते 15 दिन जैसे मैं पढ़ाना चाह रहा हूं वैसे पढ़ो, माइक एकदम बंद करके और बिल्कुल शांति से। तो धीरे तुम्हें तुम्हें पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि जितना शांत होके तुम सुनोगे ना, चीजें दिमाग में उतनी ज्यादा जाएगी। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, है ना? और ये जो बीच बीच में बोलते हैं ना, उससे क्या होता है, कंसंट्रेशन खराब होता है। एकदम से मैं पढ़ा रहा हूं, कहीं से कोई आवाज आ गई, तो उससे क्या है कि कंसंट्रेशन खराब होता है ना? कोई दिक्कत है, तुम लिख रहे हो, मैं उसको देखूंगा और उसको अपन दूर करेंगे। तो मैं ये जो बात कह रहा हूँ, इससे जो घर बैठे वो लोग सहमत है क्या? करीबन 40-41 जने घर बैठे हैं, एक बार यस और नो में जवाब दे दो।
हाँ, सहमत है। अब देखो, मैं ऑनलाइन वालों से बात कर रहा हूँ तो ऑफलाइन वालों को ऐसा लग सकता है कि यार ऑनलाइन वालों से ज्यादा बात कर रहे हैं, है ना। देखो क्या होता है कि जैसे एक फैमिली है, उसमें दो बच्चे हैं। अब माँ बाप कितना भी किसी को भी प्यार कर ले, लेकिन दोनों के मन में हमेशा ये रहता है कि दूसरे वाले को ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसी स्थिति हम लोगों की होती है जब हम हाइब्रिड बैच पढ़ाते हैं जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिक्स होता है। तो जब हम इस तरह के बैच पढ़ाते हैं जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिक्स होता है, तो हम कितना भी कुछ कर लें, ऑफलाइन वालों को ऐसा लगता है कि हम ऑनलाइन वालों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और ऑनलाइन वालों को ऐसा लगता है कि ऑफलाइन वालों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसे समझो कि इससे दोनों का फायदा होने वाला है कि भाई देखो, अब जैसे मैं इनको समझा रहा हूं कि माइक में क्यों बंद रखता हूं, है ना, तो इससे तुम्हारा भी फायदा ज्यादा होने वाला है ऑफलाइन वालों का, क्योंकि अगर बीच बीच में आवाज आएगी तो डिस्टर्ब तुम्हें भी होगा। तो ये तुम्हारे फायदे की बात चल रही, तुम ऐसा ना सोचे कि लो सब ऑनलाइन से बात कर रहे हैं, नहीं, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें सबका फायदा है ना, तुम्हारा, मेरा, और ये जो घर बैठे हैं उनका। ठीक है। तो इसलिए अपन बंद रख रहे हैं। तो फिर भी जैसे किसी को दिक्कत हो तो वो लिखे और अपन पढ़ाते रहेंगे। चलो, अभी हो गया। तो सिमेट्रिक वाला मैटर सबको क्लियर है। अगर इफ है तो देन होना चाहिए, और अगर इफ नहीं है तो देन को कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम डेफिनेशन को समझते हैं, ट्रांजिटिव को। तो फिर अब हम किसको समझने जाने हैं? ट्रांजिटिव को। चलो, अब हम ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को समझते हैं। मैं कुछ सेट चेंज करके लिखता हूं। हम्म। अब हम बात करते हैं, हम किसको समझेंगे? अब हम डेफिनेशन को समझेंगे बेटा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मीनिंग क्या है ना। अब हम डेफिनेशन को किसको समझने जा रहे हैं? ट्रांजिटिव को, है ना। तो अब हम किसको समझने जा रहे हैं? ट्रांजिटिव को। ठीक है। तो मैंने कुछ रिलेशन लिखे हैं, क्वेश्चन लिख लें आप। फॉलोइंग रिलेशन आर डिफाइन एज R0, R1, R2, R3, R4 और R5। 5 रिलेशन मैंने लिखे हैं। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा किसकी डेफिनेशन को? ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को। हम डेफिनेशन क्लियर कर रहे हैं, सवाल फिर उसके बाद में करेंगे, है ना। डेफिनेशन क्लियर होगी तो सवाल एकदम बढ़िया से अपने आप हो जाएंगे। अच्छा, तो ये जो बच्चा चला गया मेरे बोलते, इसका कोई दोस्त वोस्त बैठा है कि नहीं बैठा है क्लास में? यहाँ पे है क्या कोई उसका दोस्त? अच्छा, जो नाम हो सकता है मैंने गलत पढ़ा हो, समर्थ हो था शायद। एक बच्चा कह रहा था कि शायद स्मार्ट नहीं, मैंने कुछ गलत पढ़ लिया होगा, हो सकता है। अच्छा, तो वो जो गया उसका कोई दोस्त वोस्त है क्या ऑनलाइन से, जो घर बैठे हैं उनमें से? हाँ, एक बच्चा है। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो ऐसे बोल रहा उसको कि सर याद कर रहे थे, तो चला गया यार, सर याद कर रहे थे तुझे। ऐसे उसके पास खबर पहुंचा देना मेरी तरफ से यार। पहुंचा दोगे क्या? अरे हाँ ना, तो बोलो भाई, जो दोस्त है वो। अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है वो आ ही गया। आ गया क्या वो? अच्छा। अरे तो वो जो आ गया क्या, वो बच्चा कहाँ गया है?
ऐसे भी। अच्छा फिर चला गया। मुझे लग रहा है उसका नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, तो आता जाता रहता है। कोई बात नहीं, जिनका नेटवर्क वीक है उनके लिए अपन ने वीडियो रिकॉर्डिंग रख रखी है, जल्द ही अपलोड हो जाएगी। खैर चलो, आज लिख लिया तुमने। अब अपन इसको समझते हैं ट्रांजिटिव को। तो देखो, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन में हम आते हैं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इज बिलोंग्स टू आर। और फिर वही इफ देन को समझना है कि अगर इफ है तो देन होना चाहिए, अगर इफ नहीं है तो देन को कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां पे इफ मौजूद है? नहीं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। ये इसके सीध में लिखते हैं, ये ट्रांजिटिव है। क्या यहां पे इफ मौजूद है? नहीं। कहां इफ में? इफ में ये दोनों चीजें हैं, ए बी और बी सी। इफ में ये दोनों चीजें हैं, ए बी और बी सी। तो क्या यहां इफ मौजूद है? नहीं, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। क्या यहां इफ मौजूद है? हाँ, ये दिस इज ए बी बी सी। और अगर इफ मौजूद है तो देन होना चाहिए। क्या यहां पे देन है? नहीं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्या यहां पे इफ मौजूद है? मौजूद है, देन है। देखो ना, इसका मतलब ये ऐसे समझो ना, ये ए बी, बी का मतलब है ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो अगर इस तरह के दो एलिमेंट मौजूद हैं तो तीसरा एलिमेंट इन दोनों से बनता है, ए सी। तीसरा एलिमेंट किससे बनता है? फर्स्ट और थर्ड से बनता है। दो एलिमेंट किस तरह के मौजूद हो? ए बी और बी सी। तो तीसरा एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? ए सी वाला। तो हमने देखा यहां पे ए बी और बी सी वाला एलिमेंट मौजूद है, तो क्या यहां पे ए सी मौजूद है? यस। और कोई ऐसा सेट तो नहीं मिल रहा जो गड़बड़ कर रहा हो? कोई से भी ऐसे मिल गया ना, जैसे अपन ने वहां पे देखा था कि अगर एक भी ए बी बी सी और ए सी नहीं है तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो वो देखो, ऐसा और कोई तो नहीं है जैसे 1 2 2 3 है, 2 3 के साथ तो कुछ बनेगा ही नहीं, 1 3 के साथ कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। अगर इसमें मैं देखूं तो ए बी और बी सी का सेट ढूंढो, जैसे ये ए बी बी सी का सेट है, तो अगर ए बी बी सी है तो ए सी मौजूद है, यस। क्या ऐसा कोई सेट तुम्हें दिख रहा है कि ए बी बी सी तो हो लेकिन ए सी ना हो? ऐसा कोई पेयर देखना है कि ए बी बी सी है लेकिन ए सी नहीं है। नहीं, तुम बताओ, मैं लिखूंगा यहां पे, अपन देखेंगे क्या ऐसा कुछ बन रहा है क्या। ये वाला अपना ये हो ही गया, इसका आंसर है ना। अब हम इसके आंसर की बात कर रहे हैं ना। नहीं दिखा तुम्हें? चलो मैं देखो, इसमें देखो, हाँ 1,3 है, 3,2 है, बट क्या 1,2 आर में है? नहीं है, ये दोनों है ना, दोनों है। तो अगर ये दोनों है तो 1 और 2 भी होना चाहिए। क्या 1,2 यहां पे आ रहा है? इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं। एक भी ऐसा सेट मिल गया जो नहीं है तो फिर ट्रांजिटिव नहीं है। क्या यहां ढूंढो, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कोई पेन यहां पे दिख पा रहा है? कॉपी में लिख के देखो, जैसे मैंने लिखा, कॉपी में लिख के देखो, फिर तुम्हें लगे कि हाँ है तो मुझे बोलो। अच्छा, मैंने मैचिंग में कुछ मिस कर दिया क्या? अरे, मैं वही तो कह रहा था। हाँ, इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, फिर
इसके साथ हमने क्या लिख लिया था, ये राइट लिख लिया था, और ये इसके साथ है। अब ठीक है, 1 2 2 3 1 3 अब करेक्ट है। अच्छा एक ज्यादा लिख दिया मैंने इसमें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। हाँ अब हम लास्ट वाले में देख रहे हैं। मतलब सारे हैं। हाँ, ये ट्रांजिटिव है, बिल्कुल ये ट्रांजिटिव है। ए बी और बीसी का पेयर देखना है आपको। अगर एक भी ऐसा ए बी और बीसी का पेयर सेट में है तो हम ये देखेंगे कि एसी है या नहीं है। अगर एक भी ए बी बीसी हुआ और एसी नहीं हुआ तो फिर हम कह देंगे ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर ए बी बीसी का पेयर मौजूद ही नहीं है तो फिर हम कह देंगे कि इट इज ट्रांजिटिव, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसी को हो तो बताओ, किसी के मन में कोई विचार हो तो बताओ। हाँ क्या इसमें ए बी बी सी मौजूद है? बस खत्म। धन्य है तू यार। ये तो फिर वही बात होगी, पूरी रामायण खत्म होगी तो पूछ रहा है कि राम कौन है, सीता कौन है। इतनी देर से यही समझा रहा हूं कि इफ देन का मतलब क्या है। अगर इफ है तो देन होना चाहिए, अगर इफ नहीं है तो देन को कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी में लिख के देखा करो हमेशा। अब लिख के तो देखो बेटा कॉपी में। हाँ अब एक बच्चा पूछ रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल 2,3 एंड 5,4 होए तो ये ट्रांजिटिव होगा क्या? देखो बेटा तुम्हारा तो क्वेश्चन ही गलत है। मैं कई बार तुमसे कहता हूं कि क्वेश्चन बनाना तुम्हारा काम नहीं है। 2,3 5,4 तो होगा ही नहीं क्योंकि एलिमेंट 1 2 3 है, पहली बात। अरे 5,4 कहां से आएगा जब यहाँ पे एलिमेंट ही नहीं है? तो 5,4 तो नहीं आएगा, पहली बात। हाँ लेकिन तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ गया हूं, है ना। क्वेश्चन तो तुमने गलत पूछा है क्योंकि 5,4 की बात नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो 5,4 एलिमेंट इसमें नहीं होगा। लेकिन इसकी जो कहने की भावना है उसको मैं समझता हूं और उसके हिसाब से लिखता हूं। जैसे ये लिखना चाह रहा है कि सर 1,2 आ गया और एक हमने 1,3 लिख दिया, इस तरह के दो लिख दिए। ये ए बी बी सी की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ए बी बी सी की फॉर्म वो होती है जिसमें दोनों का बी क्या हो, सेम। तो ये ऐसे लिखना चाह रहा है कि सर दो हो लेकिन ए बी बी सी के ना हो, तो ये ट्रांजिटिव है। क्योंकि ये पेयर है तो फिर उसकी बात करेंगे। अगर इस तरह का पेयर ही मौजूद नहीं है तो फिर एसी की बात नहीं करेंगे। देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। यही पूछा था। कौन है ये? आदित्य, यही पूछना चाह रहे हो ना? ठीक है। नहीं बेटा, ए बी बी सी का पेयर आगे पीछे तो हो सकता है ना, वो तो मैंने पहले भी कहा। जैसे आप ए बी यहां से उठाओ बी सी वहां से उठाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। एक ए बी यहां से उठा लिया, हो सकता है बी सी यहां लिखा हुआ हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो एलिमेंट है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं ना। वो तो ऐसे इस सेट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, उस सेट से मुझे थोड़ी ना मतलब है। मैं इसमें पहले 1,3 लिख देता, फिर 2,3 लिख देता, फिर 3,1 लिख देता, फिर 3,2 लिख देता। वो तो ऑर्डर है, वो तो सेट है, कैसे भी लिख सकते हो। ये तो सेट के 6 एलिमेंट 5 एलिमेंट है, उनको आगे पीछे लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? जो घर बैठे उनको भी डेफिनेशन क्लियर है। सवाल अब करेंगे अपन, अभी अपन ने सवाल नहीं किए। अभी तो मैं क्या समझा रहा था, डेफिनेशन। फिर वही बात, क्या हो जाए, लिख कॉपी में लिख। क्या लिख कॉपी में लिख, कॉपी में लिख, क्या आ जाए। साइंटिस्ट लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, है ना। कॉपी में कुछ नहीं लिखते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ाता है उस पर बच्चा ध्यान कम देता है, अपनी खुद की थॉट ऐसा हो जाए।
ऐसा हो जाए। नहीं, मैं इधर से खड़ा होता हूँ, इनको मेरी शक्ल ही नहीं दिख रही होगी। मतलब साइंटिस्ट लोग हम लोगों के बीच में बहुत है। लिख लिया बेटा? अच्छा, क्या लिखा? सेट बताना तो मैं यहाँ लिखता हूँ। एक बच्चा सेट बता रहा है, देखो। हाँ बताओ बेटा। अच्छा, 1,2 ठीक है, 2,3 ठीक है, 1,3, 2,1। देखो कितना टैलेंटेड बच्चा हमारे बीच में है ना। बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं। बेटा ये सवाल लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? और ये लिखा हुआ है हमारे पास। इसमें और इसमें क्या अंतर है? उसमें क्या हो रहा है? अच्छा 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 अच्छा, यहां क्या हो रहा था? सब में बन रहा है। अच्छा, तो फिर यहां क्या सीखा हमने? अच्छा अच्छा अच्छा, और यहां पे? अच्छा, ये इफ नहीं बन रहा, ये इफ नहीं बन रहा क्या? एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, इनको अलग दुनिया में जीना होता है ना। पढ़ाने वाले ने सारे सवाल समझा रखे होते हैं, सारे क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि हमने कुछ नया सोचा, है ना, हमने कुछ नया सोचा। जबकि ऐसा नहीं होता है। पढ़ाने वाले को पता होता है क्या क्या बन सकता है, इसीलिए वो पहले ही सारे लिखा देता है। तो हमने जो लिखा है ना, उसी को अच्छे से समझना होता है ना। ये भले के लिए कह रहा हूं मैं तुम्हारी बात। नहीं नहीं, डाउट आ जाता है, पूछना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। इसमें मैं थोड़ी ना कुछ कह रहा हूं, लेकिन जो टीचर पढ़ा रहा है पहले उसको अच्छे से समझना चाहिए, है ना। जो हम पढ़ा रहे हैं ना, पहले उसको अच्छे से समझना चाहिए कि ये जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या है ना। फिर उसको अच्छे से समझना चाहिए, फिर उसके बाद बात करनी चाहिए, है ना। ये एक्चुअली मैं बहुत ऐसे इसलिए बोलता हूं, ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा नहीं, ये मैं इसलिए बोलता हूं कि कई बार क्या होता है, डाउट पूछना बहुत अच्छी बात होती है, बुराई थोड़ी ना होती है उसमें, डाउट पूछने में कोई बुराई नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि डाउट भी जेन्युइन होना चाहिए ना। भाई जैसे अब हम फ्री बैठे हैं, तो अब हम फ्री बैठे हैं, इसका मतलब अब कोई कहता नहीं काम करते रहना चाहिए। अब फ्री बैठे हैं काम करने, तो ऐसा थोड़ी ना कि गड्ढा खोदने लग जाएंगे। उन्होंने कहा फ्री बैठे हैं, अब गड्ढा खोदने के जमाने गए। अब तो घरों में नलों में पानी आता है, जहां पानी नहीं आता वहां लोग गड्ढे खोदते हैं, है ना। तो ऐसे थोड़ी नहीं कि यार फ्री बैठे हैं तो चलो जंगल घूम आते हैं, निकल गए जंगल में, नहीं, ऐसे नहीं है भाई। काम करना होता है, लेकिन काम वो करो जिसकी कुछ प्रोजेक्टिविटी, मतलब पॉजिटिविटी हो, जिससे हमें कुछ फायदा होने वाला हो। डाउट पूछने के खिलाफ थोड़ी ना हूं मैं, पर मैं ये कहता हूं कि पहले जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझे, उसमें समझने को बहुत कुछ होता है, उसके इफ एंड बट को समझे, फिर उसके बाद हम कोई डाउट करें। और जिसमें अब मैं बार बार ध्यान क्या दे रहा हूं कि अभी जैसे मैंने सिमेट्रिक में भी ये बात चिल्ला चिल्ला के बोली थी कि अगर एक भी हमें फॉल्स स्टेटमेंट मिल गया तो फिर वो क्या होगा? फॉल्स। बोला ना ये बात, मैंने नहीं बोला क्या कि ट्रू ट्रू कब है? जब वो सब जगह ट्रू हो। फॉल्स बताने के लिए एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाए, ऐसा मैंने बोला, क्लियरली बोला मैंने, ऐसा एक भी फॉल्स मिल जाए। तो अगर एक भी पेयर हमें ऐसा मिल गया कि ए बी बी सी है और ए सी नहीं है, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं है। जो सिमेट्रिक में हमने फॉलो किया वही हम ट्रांजिटिव में फॉलो करेंगे। फिर चाहे कितने भी पेयर वो उसमें वैलिड वाले हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें एक भी कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं कि यार स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो बस एक भी पेयर अगर हमें ऐसा मिल गया कि ए बी बी सी है लेकिन ए सी नहीं है, तो फिर हम कह देंगे ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर ए बी बी सी का पेयर ही नहीं मिला तो फिर ट्रांजिटिव है। अगर एबीबीसी का पेयर ही नहीं मिला तो फिर इसका मतलब ट्रांजिटिव है। क्लियर? बढ़े आगे? बढ़े ना? चलो ठीक है। तो
अभी देखो मैं सवाल नहीं करा रहा तुम्हें, अभी तो हम क्या समझ रहे हैं, डेफिनेशन। सवाल आप करेंगे अपन, है ना? अभी तो मैं तुम्हें अंतर समझा रहा था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इफ देन क्या होता है, फिर हम सवाल करेंगे। चलो तो अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। चलो ये डेफिनेशन अब सबको क्लियर होगी, अब अपन क्वेश्चन करते हैं जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अपन उन क्वेश्चनों पे आते हैं। ये तो भाई अपन डेफिनेशन समझ रहे थे, अब कोई बच्चा सोच रहा होगा उन्होंने कहा सर अभी तक डेफिनेशन ही समझा रहे थे, ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं, काम चलेगा, ऐसा नहीं है। चलो एक सवाल लिखते हैं, रिलेशन आर, रिलेशन हमें डिफाइन किया हुआ है, क्या लिखा? x, y, y इक्वल्स टू x प्लस 1 ऑन सेट ए। सेट ए दे दिया बेटा 1 2 3 4 और ये मान ले इस, है ना? अब जितने भी सवाल मैं लिखूंगा हम सब में चार ही चीजें चेक करेंगे, चाहे मैं लिखूं ना लिखूं। रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, गिरी है, ऐसे गिरी है बेटा, ये भी एंगल हीटा हो गया ना, बोलो। क्या चेक करेंगे बेटा? इक्विवेलेंस। वापस लौटना शुरू, है ना? हम चार चीजें सब में चेक करने वाले हैं, चाहे मैं सवाल में आगे कुछ लिखूं या नहीं लिखूं। अब हर बार हम पूरा सवाल नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ रिलेशन लिखेंगे, और रिलेशन लिखने के बाद, है ना, रिलेशन लिखने के बाद एक बच गया सर, बीच बीच में माइक में ओपी सर की आवाज भी आ रही है, वाह यार, बीच बीच 19 है बेटा। सबको आगे बात होगी। अरे तो वो तो बहुत धीरे से आ रही होगी, वो तो उधर वाले रूम में कोई पढ़ा रहा है, इसका मतलब हमारा सिस्टम बहुत एक्टिव है यार, पास वाले कमरे की आवाज भी आ रही है। तेज आ रही है या तेज तो नहीं आनी चाहिए? चलो बैटरी चेंज करवा के देख लेते हैं, कुछ लोगों की इच्छा के लिए। आई के बीच में भी आवाज, हाँ। तो 40 है तो बैटरी चेंज करो यार, पास वाली क्लास की आवाज आ रही है इसमें। वैसे लग तो ठीक, हाँ यार बैटरी तो मुझे भी ठीक सी लग रही है। नहीं नहीं, आवाज ये फ्रीक्वेंसी गेज कर रहा होगा पास वाले रूम की ओर के। चलो अभी भी आ रही है क्या? अब तो नहीं आ रही ना? ठीक है, ये रबड़ ढीला हो गया होगा इसका, ये क्या कर रखा है इनके, रबड़ वबड़ बढ़िया से कर दिया करो यार। चलो ठीक है ना? तो रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस। तो अब हम हर सवाल में तीन ही बात, चार ही चीजें चेक करेंगे, चाहे मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, ये चार ही चीजें हमें सब में देखनी है। चलो तो अब देखो दो तरीके हमारे पास सवाल को करने के होंगे, ये लिख लिया तुमने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। ठीक है, हमारे पास सवाल को करने के दो तरीके होंगे बेटा, है ना? एक तरीका तो क्या है जो अभी हमने पढ़ा, है ना, कि भाई हम इस रिलेशन को डिफाइन करें, हम इस रिलेशन को क्या करें, डिफाइन करें। तो डिफाइन करें तो मैं देख रहा हूं कि अगर x1 लूंगा तो y कितना 2, x2 लिखूंगा तो y 3 लूंगा तो 4, 4 लूंगा तो 5, 5 लूंगा तो 6। क्या एलिमेंट में ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि 6 तो यहाँ पे है ही नहीं है, और हम कहां डिफाइन कर रहे हैं, a टू a डिफाइन कर रहे हैं, a टू a डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, चलो अब जैसे हमें रिफ्लेक्सिव देखना है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ रिलेशन मौजूद नहीं है। ठीक है, दूसरा फिर मुझे सिमेट्रिक देखना है, क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं, क्योंकि 1 2 है, 2 1 नहीं है, और एक भी मैंने देख लिया तो मुझे आगे बात ही नहीं करनी है। नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? 1,2 2,3 नजर आ रहा है, लेकिन क्या 1,3 है? नहीं।
और जब ये तीनों नहीं है तो क्या ये ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस होगा? नहीं। क्या ये इक्विवेलेंस होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, इक्विवेलेंस ये रिलेशन नहीं होगा। चलो अब और बात करते हैं, लेकिन अब हमें इन सवालों को इस तरह नहीं करना होता है ना, है ना, हमें ये नहीं लिखना होता है, हम इसको बिना लिखे चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है। इसको लिख लो तुम, मैं रफ करूंगा इसको, है ना, फिर हम बिना लिखे चेक करेंगे। अब एक बच्चा लिख रहा है सर इफ सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं हो जाएगा। अब इतना समझाने के बाद भी फिर कुछ न कुछ, कितनी बार समझा दिया, अब पता नहीं क्या दिक्कत है। दिख रहा है कि ए बी बी सी है, ए सी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सब तरह के एग्जाम्पल लिख दिए। अब पता नहीं अलग से क्या सुनना चाहते हैं। अच्छा, उस बच्चे ने लिख दिया सर इग्नोर करो, समझ गया। एक्चुअली क्या होता है, देखो सबसे ज्यादा जरूरी थी कि हम पेशेंस रखें थोड़ा सा। मैंने कल भी शायद पिछली क्लास में भी बात कह दी थी, नहीं कह दी थी क्या? चीजों को क्या होता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, घर जाके और देखो क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। जल्दबाजी में क्या है, खुद ही अपने दिमाग से उड़ेलते बुड़ेलते रहोगे ना तो कुछ भी नहीं होना होता है। सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाने वाले को एकदम शांत मन से सुनना। जितना शांत होके उसकी बातों को सुनोगे ना, फायदा उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जितना तुम ध्यान से मेरी बात को सुनोगे ना, फायदा उतना ही ज्यादा होगा। और जितना तुम बोलोगे ना चाचू बीच बीच में, फायदा उतना ही कम होगा। इसीलिए मैं बंद रख रहा हूं, क्योंकि जितना ध्यान से सुनोगे ना, हम सारी बात बोलते हैं लेकिन क्या होता है कि आधी बातें बच्चा सुनता ही नहीं है। हम पूरा डिफरेंस देते हैं उसमें, है ना, हम इतने सारे लिखे हैं। चलो अब ये क्लियर है सबको, हमने देख लिया रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अब हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इनको क्या करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे। सवालों को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो ध्यान से समझिए। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव हम चेक करते हैं, हम लिखते हैं एक्स रिलेटेड एक्स, एक्स रिलेटेड एक्स या ए रिलेटेड है, ये वही चीजें, ए कोमा ए, एक्स कोमा एक्स, वाई कोमा वाई। तो हम लिख रहे हैं एक्स रिलेटेड है। तो देखो जैसे एक्स रिलेटेड वाई की डेफिनेशन क्या हुई, वाई बराबर एक्स प्लस वन। तो एक्स रिलेटेड एक्स का मतलब होगा एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, तो ये 0 बराबर 1 आएगा। कौन सा स्टेटमेंट है? फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट आया, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करना है? आपको एक्स रिलेटेड एक्स लिखना है, आपको देखना है ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, आपको देखना है ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। आपको क्या देखना है, ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। अगर ट्रू आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव, अगर फॉल्स आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर? ऐसे कोई टेंशन वाली नहीं, अभी 8-10 सवाल हम ऐसे करेंगे, है ना, 8-10 सवाल करेंगे। मैं पहले भी कह रहा हूं, समझाते वक्त समझ में नहीं आया तो दोष किसका होगा? मेरा। अगर मुझे समझाना पड़ेगा, मुझे 10 एग्जाम्पल के बाद भी समझ में नहीं आएगा, मैं 11 समझाऊंगा, 12 समझाऊंगा, समझाते वक्त किसका है? मेरी जिम्मेदारी। लेकिन पेशेंस रख के तुम्हें समझना पड़ेगा। मेरे पास बहुत पेशेंस है, मैं समझाऊंगा जब तक तुम्हें समझ में नहीं आया, है ना। समझाते वक्त तो जिम्मेदारी मेरी रहती है, मैं तुम कहोगे जितने एग्जांपल लूंगा, मैं पूछूंगा समझ में आ गया नहीं आया, लेकिन पेशेंस। अब मान लीजिए मैंने एक सवाल किया नहीं, बीच में अरे सर अरे, तो वो नहीं होगा, मैं लूंगा, ऐसा थोड़ी नहीं लूंगा, एक लूंगा। अभी जब मैंने डेफिनेशन इतनी देर समझाई है तो सवाल भी 8-10 लूंगा। जब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन पेशेंस, हो सकता है पहले सवाल पे थोड़ा कम क्लियर हो तो दूसरे पे क्लियर होगा, दूसरे पे थोड़ा और कम क्लियर होगा तो तीसरे पे होगा, लेकिन हम पेशेंस रख के समझेंगे तो अपने आप होगा, है ना। तो नियम क्या समझा रहा हूं मैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखेंगे, हम एक्स रिलेटेड एक्स लिखेंगे, एक्स रिलेटेड एक्स लिखेंगे, और अगर उसके बाद ट्रू स्टेटमेंट आया तो रिफ्लेक्सिव है, और फॉल्स स्टेटमेंट आया तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या देखेंगे बेटा? सिमेट्रिक के लिए हम देखेंगे कि एक्स रिलेटेड वाई से
हम y रिलेटेड x पे आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हमने यही तो देखा कि अगर a b है तो b a होना चाहिए। तो मतलब x रिलेटेड y से हम y रिलेटेड x पे जाना चाहते हैं। अगर हम इससे इस पे पहुंच गए तो सिमेट्रिक है, और अगर हम इससे इस पे नहीं पहुंचे तो सिमेट्रिक नहीं है। क्या क्या मैं कह रहा हूं कि अगर हम इससे इस पे पहुंच गए तो सिमेट्रिक है, और अगर हम इससे इस पे नहीं पहुंच पाए तो सिमेट्रिक नहीं है। अब देखते हैं देखा ने हम इससे इस पे पहुंच पाते हैं, इसका मतलब क्या है, y बराबर x प्लस 1। अच्छा बता सकते हो y रिलेटेड x का मतलब क्या होगा, x बराबर y प्लस 1 होगा। क्या इससे ये आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्या इससे ये आ सकता है, नहीं आ सकता। इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव कैसे देखेंगे, वैसे देखेंगे कि भाई हम x रिलेटेड y लेंगे, y रिलेटेड z लेंगे, और हम देखेंगे क्या हम x रिलेटेड z पे पहुंच सकते हैं। एक्स वाई जेड वही चीज है ना, ट्रांजिटिव के लिए क्या देखते हैं, ए बी है बी सी है, तो हमें क्या देखना है, ए सी। तो यही तो हुआ, एक्स रिलेटेड वाई है, वाई रिलेटेड जेड है। हमें क्या देखना है कि एक्स रिलेटेड जेड है या नहीं। अच्छा एक्स रिलेटेड वाई का मतलब क्या होता है, वाई बराबर एक्स प्लस 1। वाई रिलेटेड जेड का मतलब क्या होगा, जेड बराबर वाई प्लस 1। इसका मतलब क्या होगा, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। क्या इससे ये आ जाएगा क्या, इससे तो क्या आएगा, अगर मान लो इससे मैं z और x में रिलेशन निकालना चाहूं तो इससे तो z बराबर x प्लस 2 आएगा, ये थोड़ी ना आएगा, ये तो आ ही नहीं सकता। आ सकता है, नहीं आ सकता। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। लिखो इसको, अभी और करेंगे सवाल। तो हमें इस तरह लिख के चेक करना है। लिखो इसको, अभी मैं और करूंगा सवाल, और तुम्हें क्लियर करो क्या कि जाऊंगा, टेंशन मत लिया करो। जब मेरी क्लास में बैठो तो रिलैक्स रहा करो, हाँ। ऐसा बच्चे ने बताया होगा, क्या बताया तुझे, अच्छा और हाँ, ये नहीं बोला कि फिर डिस्कशन कराते वक्त याद नहीं हुआ तो चिल्लाते विल्लाते हैं, ऐसे नहीं बोला। हम्म करी ना बुराई करी ना, बेईमान है, ऐसे में मजाक नहीं उड़ाता सच में। अच्छा लेकिन ये बोला होगा सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो सेम क्वेश्चन पूछना गलत बात है यार। एज इट इज क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, आप याद नहीं रख रहे हो तो उसके बाद यही तो कहेंगे शाबाश बेटा इसी तरह भूलते रहो, एक दिन कुछ करोगे, ऐसे नहीं बोले क्या फिर। मैं बार बार इस बात पे चिल्ला रहा हूं कि कोई चीज नहीं समझा पाए तो दोष किसका, मेरा, और पढ़ाने के बाद याद नहीं रखा तो दोष तुम्हारा। और याद तो रखना पड़ेगा पढ़ाने के बाद। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पढ़ पढ़ के सारा भूलते जाएंगे तो फिर कैसे सेलेक्ट होंगे बताओ, कोई रीजन ही नहीं है सेलेक्ट होने का। अब तुम पढ़ी हुई चीज को फिर भूल जाओगे, फिर कैसे मैं तुम्हें याद रखाऊं बताओ। कोई तो तरीका रखना पड़ेगा ना जिससे भाई बच्चा पढ़ी हुई चीज को भूल जाए तो कैसे याद रख पाए उसको, उसको कुछ तो डर होना चाहिए ना। अब वो जमाना तो है नहीं कि अच्छा एक मैं डंडा लेके आऊं और उन्होंने कहा भूल गया बस, अब वो तो कर ही नहीं सकते, तो कैसे उसको करे, मतलब उसको कुछ तो रहना चाहिए ना दिमाग में कि यार मैं पढ़ी हुई चीज को याद नहीं रखूंगा, भूल जाऊंगा तो सब कुछ तो कहेंगे। क्या कहूं, डांट सकता नहीं हूं, मार सकता नहीं हूं, कैसे उसको कहूं, मतलब उसको कुछ तो डर होना चाहिए ना कि यार मुझे सेम टू सेम चीज नहीं पूछनी है।
मतलब मैं कोई डाउट पूछ रहा हूं तो पहले एक बार क्लास में देख लूं कि कहीं पढ़ाया हुआ तो नहीं है। कैसे करें बताओ, कुछ तो रखना पड़ेगा। और किस चीज के लिए मैं बेइज्जत कर रहा हूं बताओ? सेम टू सेम चीज याद नहीं रखोगे तो सही है। और फिर तुम्हें बेइज्जती याद रहती है लेकिन ये याद नहीं रहता कि हमने सेम टू सेम पूछी है। इतनी चिंता है तो सेम टू सेम याद कर लो ना। अच्छा मना कहाँ कर रहा हूं मैं? अच्छा कुछ मैंने कहा ना भाई आपको इतना ही, अच्छा आपको वो बेइज्जती याद है लेकिन आपने सेम टू सेम याद नहीं रखा ना। और आप समझो, अगर मैंने किसी बच्चे ने सेम टू सेम याद नहीं रखा और उसको कुछ कह दिया तो उसको बुरा लग रहा है। 2 साल तैयारी करके जब तू सेलेक्ट होके नहीं जाएगा, घर वालों को कितना बुरा लगेगा। फिर सारी दुनिया तुझे कहेगी तब कितना बुरा लगेगा। तब भी तो लगेगा ना, नहीं लगेगा? तो तू सेम टू सेम तो याद करना है। मैं सिर्फ तुमसे क्या चाहता हूं, मैं पढ़ाते वक्त बच्चे से सिर्फ ये चाहता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको याद रख ले। ये तो यार थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। मैं ऐसे तो मैंने कभी भी किसी क्लास में नहीं कहा कि बच्चों को टिपिकल आना चाहिए, मैं कभी नहीं कहता। कोई भी टिपिकल सवाल आए तुम छोड़ दो, मैं हमेशा मुस्कुरा के बताऊंगा। मैं सिर्फ बच्चे से चाहता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एज इट इज तो याद रख लेगा। उसके अलावा किसी चीज पे मैं कभी नहीं डांटता हूं, कुछ नहीं कहता हूं। लेकिन जो मैं एज इट इज पढ़ा रहा हूं उसको तो एज इट इज याद रखना पड़ेगा बच्चे को। और फिर वो अगर वो भी भूल जाएगा तो फिर भाई सेलेक्ट कैसे होगा? फिर तो कोई चांस ही नहीं है। मैं सिर्फ उससे कह रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको एज इट इज याद रख ले, उसको सेम टू सेम चीज को मत पूछ। क्योंकि अगर वो भी तेने याद रख लिया तो तेरा सिलेक्शन कंफर्म है, गारंटी है कि उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो भी तो याद नहीं रखेगा तो कैसे काम चलेगा बताओ? वो तो याद रखना पड़ेगा। अगर हम सेलेक्ट होने की इच्छा रखते हैं तो कम से कम जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं वो तो याद रखो यार। हाँ ठीक है। पढ़ लेता हूँ, कोई कुछ ऐसे लिख विख तो नहीं रहा। हाँ तो मेरे बारे में पूछोगे तो तुम्हें यही सुनने को मिलेगा कि बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही जगह जाके उनको दिक्कत होती है, ऐसा बोल दिया होगा बच्चे ने, है ना? हाँ तो कि एक ही जगह उसको दिक्कत होती है। वो एक जगह क्या है कि जो मैंने पढ़ा दिया वो अगर बच्चा दोबारा पूछेगा वो भूलेगा तो मुझे दिक्कत है। और वो दिक्कत है। पढ़ाते वक्त मैं कोई कमी नहीं रखूंगा, पढ़ाऊंगा मैं सारी चीज, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा। ये भी बोल दिया होगा, छोड़ूंगा कोई चीज नहीं, सब चीज में पढ़ा के जाऊंगा, है ना? चाहे वो काम की हो चाहे काम की नहीं हो, मैं बोलूंगा ये काम की है। जैसे मैंने कल ग्राफ दिया भी था तुम्हें, बोल भी दिया था, इसका सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है ना? वो टफ चीज है, नहीं आएगी कोई बात नहीं। सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है? आसान। सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है? आसान। सिर्फ और सिर्फ क्या आना जरूरी है? आसान। सिलेक्शन केवल उस व्यक्ति का नहीं होता है जिसको आसान नहीं आता है। केवल एक व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता है जिसको आसान नहीं आता है। क्योंकि वास्तविक स्थिति है, जैसे अभी ये कह रहे हैं बच्चे कि भाई सेम टू सेम पूछने पे सर बोल देते हैं, बेइज्जत कर देते हैं, डांट देते हैं। भाई आप समझो ना, इसका मतलब क्या है कि 90% चांसेस ये रहते हैं कि बच्चा सेम टू सेम भी याद नहीं रख पाता है। मतलब आसान भी याद नहीं रख पाता है। और जब आसान, अब समझो कि जब 90% को आसानी याद नहीं रहेगा तो अगर 10% बच्चों ने आसान याद रख लिया, सिलेक्शन हो गया। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये सच्चाई है। सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है। अच्छा अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ आसान पढ़ाने वाला हूं। अब कोई दिमाग पे लगा ले बच्चा टैलेंटेड है, अच्छा है ना, आसान आसान कर रहा है इसका मतलब आसान आसान ही पढ़ाने वाले हैं। नहीं भाई,
पढ़ाते वक्त मैं आसान भी पढ़ाऊंगा, टिपिकल भी पढ़ाऊंगा, एडवांस का भी पढ़ाऊंगा, एडवांस से एडवांस लेवल का भी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा मैं, है ना। डिस्कशन 1 भी करूंगा, 2 भी करूंगा, 3 भी करूंगा, सब डिस्कस करूंगा, है ना। लेकिन ईमानदारी वाली बात यह है कि बच्चा जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके क्लास नोट्स और एक्सरसाइज 1 भी कर लेगा तो उसकी एडवांस में 2000 रैंक कहीं नहीं गई है। मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, एडवांस की बात कर रहा हूं। मेंस में तो 500 के अंदर रैंक आ जाती है क्लास नोट्स और एक्सरसाइज 1 से। क्लास नोट्स और एक्सरसाइज 1 से मेंस में 500 के अंदर रैंक आ जाती है, एडवांस में 2000 के रैंक अंदर बड़े आराम से आती है, बशर्ते उस बच्चे को क्लास नोट्स और एक्सरसाइज 1 आती हो। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूं। इतना भी अगर बच्चा कर लेना और उसको याद रख ले तो उसको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है, और बाकी पूरी शीट बना ले तो उसके बाद तो कुछ बचना ही नहीं है। ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं रिक्वायरमेंट, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यहां पे है कि बच्चा ये भी याद नहीं रखता है। बच्चा ये भी याद नहीं। अच्छा, इसमें दोष बच्चे का नहीं है, ऐसा नहीं है कि दोष बच्चों का, नहीं नहीं, बच्चे का दोष नहीं है। एक्चुअली ना हम उसको कहते हैं ना वो सुनना चाहता है। हम दौड़ते रहते हैं, वो हमारे पीछे पीछे दौड़ता रहता है। हम उसको कहते ही नहीं भाई रुक जा, एक बार आसान देख ले, याद कर ले, है ना। तो लेकिन मैं कह रहा हूं तुम्हें, है ना, मैं कह रहा हूं ना, अरे हाँ तो बोलो। मैं कह रहा हूं तुम्हें, है ना। और मैं जब भी पढ़ाता हूं मैं सेशन के शुरू से ये बोलने लग जाता हूं, है ना, कि सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है? आसान, है ना। उसके अलावा कभी कोई टेंशन मत लेना, है ना। सिर्फ आसान पे भी अगर तुमने ध्यान दिया ना तो सिलेक्शन पक्का है। अब ये लिख लिया तुमने, अब हम अगला सवाल करने जा रहे हैं, इसको रफ करते हैं। अगला सवाल लिखो। रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रिलेशन आर ऑन set of natural number. Relation R on set of natural number and relation R on set of natural number is defined as कैसे डिफाइन किया जा रहा है कि R x comma y x greater than y xy belongs to natural number, xy belongs to natural number, x greater than y, है ना, x greater than y। हमें देखना है कि ये जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस है। फिर ध्यान दो, मैं दोबारा समझाता हूं। सबसे पहले मुझे क्या देखना है? x रिलेटेड x। रिलेटेड x का मतलब x ग्रेटर देन x। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? फॉल्स है। फॉल्स है इसका मतलब है ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? फिर हमें देखना है x रिलेटेड y, और हम देखेंगे क्या इससे मैं रिलेटेड x पे पहुंच सकता हूं। x रिलेटेड y का मतलब होता है x ग्रेटर देन y। y रिलेटेड x का मतलब क्या होता है? y ग्रेटर देन x। क्या इससे मैं इस पे पहुंच सकता हूं? क्या नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर मैं ट्रांजिटिव की बात करता हूं, x रिलेटेड y, y रिलेटेड z। मुझे पहुंचना किस पे है? x रिलेटेड z। इसका मतलब x ग्रेटर देन y, इसका मतलब y ग्रेटर देन z, और मुझे क्या चाहिए? x ग्रेटर देन z। क्या इससे मैं इससे पहुंच सकता हूं? पहुंच गया, सकता क्या हूं? x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x z से बड़ा होगा, होगा। इसका मतलब ट्रांजिटिव है। x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x किससे बड़ा होगा? z से, ट्रांजिटिव है। भाई इसकी डेफिनेशन लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो और देखो क्या इसकी डेफिनेशन पे मैं पहुंच सकता हूं। अगर हां तो ट्रांजिटिव है, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं है। इसको लिखो, इसको लिखो, देखो क्या इससे मैं इस पे पहुंच सकता हूं। अगर हां तो सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। और रिफ्लेक्सिव का तो बहुत आसान काम है कि आपको सिर्फ क्या देखना है? आपको ये देखना है कि ट्रू स्टेटमेंट बन रहा है या फॉल्स बन रहा है। ट्रू बन रहा है तो रिफ्लेक्सिव है, फॉल्स बन रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। लिख लो फटाफट और करेंगे।
अब देखो, एक बच्चा है अग्रिम गुप्ता, सर गुस्सा मत करना, बट अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो रिफ्लेक्सिव होता। बेटा इसके पहले मैंने 01 PA1 में पढ़ाया था, और 01 PA1 में जब मैंने सवाल करा दिए थे ना, ये जो सवाल तुम पूछ रहे हो ये थोड़ी देर बाद अभी यहीं पे आ जाएगा क्लास में, है ना। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है तुम सोचो कि मैंने सवाल पूछा इसलिए सर ने बता दिया, नहीं तो नहीं बताते। तो तुम 01 PA1 वाला बैच है ना, 01 PA1 वाला, उसका सेकंड लेक्चर देखना। ये जो तुम सवाल पूछ रहे हो ना, ये अभी थोड़ी देर बाद आने वाला है। और मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि हमें क्या रखना होता है, पेशेंस। हमें क्या रखना होता है, पेशेंस। अभी मैंने समझाने का काम पूरा ही नहीं किया, फिर बीच में कुछ पूछ लिया। अच्छा ये हो गया, चलो अगला सवाल लिखते हैं। एक्चुअली पढ़ाने से पहले तुम्हारी आदतें सुधारना बहुत जरूरी है। और जब तक आदत नहीं सुधरेगी ना, तब तक मजा ही नहीं आएगा पढ़ने का। पहले मैं तुम्हें अपने जैसा बनाऊंगा, है ना, कि जैसा मैं चाहता हूं आइडियल स्टूडेंट, तब फिर मुझे पढ़ाने में मजा आएगा और फिर तुम्हें पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। अब देखो ये बच्चा सवाल पूछ रहा है, अब इसको पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ पढ़ते रहने की जरूरत है। जितने भी सवाल है वो सब मैं सिखा दूंगा। बस तुम तो ये टेंशन करो, टेंशन केवल एक करनी कि मेरे पढ़ाने के बाद, तुम्हारे समझने के बाद तुम याद कैसे रखोगे। रायता वहीं फैलने वाला है बस। तो अब कहीं दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एक चीज पे दिमाग लगाना है कि इस पढ़े हुए को तुम्हें कहां याद कैसे रखना है ना। चलो अगला एक सवाल लिखते हैं। लिखो, लेट टी बी द, कैपिटल टी बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। लेट कैपिटल टी बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। लिखो ना, लेट कैपिटल टी बी दी, इसमें लिखो पूरा, बी दी सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। लेट कैपिटल टी बी दी सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन ए प्लेन and relation R on set T, and relation capital R on set T is defined as, and relation R on set T is defined as, और रिलेशन R इस सेट T में कैसे डिफाइन हो रहा है, T1, T2, है ना। T1 रिलेटेड T2 का मतलब है T1 कॉन्करेंट है T2 के। इस सिंबल का मीनिंग समझते हो, कॉन्करेंट ट्राइंगल्स, है ना। तो T1 T2, T1 रिलेटेड T2 का मतलब क्या है कि T1 कॉन्करेंट है T2 के। अब आपको बताना है वही कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है और क्या नहीं है। चलो अब देखो, पहले मैं भी वही रिफ्लेक्सिव देखता हूं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, T1 रिलेटेड T1 लिखना है, जो भी लिखे वो x लिखे, y लिखे, t लिखे, z लिखे, टी की फॉर्म में दे दिया तो T1 रिलेटेड T1। अब इस T1 रिलेटेड T1 का मतलब क्या होगा, T1 कॉन्करेंट है T1 के। ये कौन सा स्टेटमेंट है, ट्रू है, और क्या ट्रू है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। ट्रू है इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। चलो सिमेट्रिक देखते हैं। तो इसका मतलब है T1 रिलेटेड T2 से मुझे जाना है T2 रिलेटेड T1 पे। इसका मतलब क्या, T1 कॉन्करेंट है T2 के, इसका मतलब क्या, T2 कॉन्करेंट है T1 से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। चलो ट्रांजिटिव पे आते हैं। T1 रिलेटेड T2, T2 रिलेटेड T3, और मुझे लाना क्या, इसका मतलब क्या हो गया, T1 कॉन्करेंट है T2 के, T2 कॉन्करेंट है T3 के। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि T1 कॉन्करेंट होगा T3 के, और इसका मतलब क्या हो गया,
T1 रिलेटेड T3, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। इसका मतलब क्या है? ट्रांजिटिव है। और अगर ये तीनों हैं तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तीनों हैं, इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तीनों हैं, इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आती है बात सबको? तो अब मैं टेस्ट करूं कि तुम्हें समझ में आती है कि नहीं आती। अब मैं 4 सवाल करने जा रहा हूं बोर्ड पे, खटाखट खटाखट तुम्हें आंसर देना है सबका। ये लिख लिया सबने? जो घर बैठे उन्होंने लिख लिया? जल्दी से यस और नो बोलें और अब करके आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो तो अब हम अपना IQ लेवल टेस्ट करने जा रहे हैं। देखो मैं कुछ रिलेशन लिखने वाला हूं, है ना? मैं इधर कुछ रिलेशन लिखने वाला हूं, मतलब मैं 3-4 सवाल करने जा रहा हूं फटाफट। हमें वही देखना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिलेशन में शॉर्ट में लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा x ग्रेटर देन इक्वल y, एक्स वाई नेचुरल नंबर है ना, x लेस देन y, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तीसरा मैंने ले लिया पैरेलल लाइंस, मतलब वही L1 पैरेलल है L2 के। और चौथा मैंने ले लिया परपेंडिकुलर लाइन। है ना? अब ध्यान दो फटाफट। अब रिलेशन है, जैसे पहले ग्रेटर देन था, अब ग्रेटर देन इक्वल है ना? तो x ग्रेटर देन इक्वल x, रिफ्लेक्सिव लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोचना है दिमाग। x ग्रेटर देन इक्वल x कौन सा स्टेटमेंट है? ट्रू, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। x ग्रेटर देन x कौन सा स्टेटमेंट है? ट्रू। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही तो ये ट्रू होता है ना। अब ये नहीं जानते हो तो बात अलग है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू होता है। अरे भाई ये लिखा हुआ है 2 ग्रेटर देन इक्वल 2, तो ये क्या फॉल्स है क्या? फिर ये फॉल्स है तो ट्रू क्या है? 2 2 से छोटा है, ये थोड़ी ना ट्रू होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट होता है। 2 ग्रेटर देन 2 कौन सा स्टेटमेंट है? फॉल्स। 2 2 से बड़ा है? नहीं, बराबर होता है। ये है 2 2 से बड़ा या बराबर है, तो हाँ बोलना पड़ेगा ना। ये थोड़ी ना कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तो फिर क्या छोटा है? तो ये क्या है? ट्रू है। ये क्या है? फॉल्स है ना? तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक नहीं है। अरे x अगर y से बड़ा है तो y x से बड़ा थोड़ी ना होगा। 3 ग्रेटर देन 2, देन 2 ग्रेटर देन 3, नॉट ट्रू। कहां है ये बताओ? ये थोड़ी ना होगा। एक वैल्यू के लिए हो जाएगा तो उससे थोड़ी ना है, सबके लिए होना चाहिए ना। पढ़ा तो यही ना अपन ने, सबके लिए थोड़ी ना होगा, नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव होगा? यस, ट्रांजिटिव होगा, यस। क्लियर है सबको? हम सिर्फ समझ रहे हैं मीनिंग को, है ना? हर जगह इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना। अगले सवाल पे आऊं। अच्छा, x लेस देन y रिफ्लेक्सिव होगा? नो। सिमेट्रिक होगा? नो। ट्रांजिटिव होगा? यस। x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो x z से छोटा होगा? हाँ, x z से छोटा होगा। हाँ, चलो पैरेलल लाइंस पे आते हैं। क्या कोई L1 पैरेलल है L1 के? L1 पैरेलल है L1 के, यस। अब L1 अगर L2 के पैरेलल है तो क्या L2 L1 के पैरेलल होगी? यस। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 के पैरेलल होगी? हाँ।
और क्या मैं इस रिलेशन को इक्विवेलेंस कह सकता हूं? हाँ, क्या इस रिलेशन को मैं इक्विवेलेंस कह सकता हूं? अगले सवाल पे आते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है? नहीं होती है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगी? बिल्कुल होगी। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगी? वो तो पैरेलल हो जाएगी, वो तो पैरेलल हो जाएगी। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 तो आपस में क्या हो जाएगी? पैरेलल। इसका मतलब नहीं। थर्ड वाले में रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? इधर रिफ्लेक्सिव L1 L1 के पैरेलल है तो पैरेलल नहीं होगी। L1 कोई भी लाइन खुद के तो पैरेलल होगी ना। पैरेलल के लिए क्या देखते हैं? स्लोप। स्लोप सेम होंगे। पैरेलल के लिए स्लोप देखते हैं, स्लोप सेम है। तो हर लाइन खुद के तो पैरेलल मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। क्लियर है सबको बात? सारी चीजें जो घर बैठे हैं उनको सबको क्लियर है? एक बार यस और नो में बोल दे फटाफट। ठीक है, अब बाकी सवाल कल करेंगे अपन, है ना? कल अभी कुछ और सवाल करेंगे इसके, लेकिन अब थोड़ा सा अपग्रेड लेवल के करेंगे, है ना? अब थोड़ा सा अपग्रेड लेवल के करेंगे, वो कल करेंगे। ठीक है, चलिए। तो होमवर्क में लिखे अब कल क्या करके आना है। शीट पे ले लें फंक्शन की ना। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट, सेक्शन ए, पार्ट सेकेंड, सेक्शन ए, और एक डीपीपी नंबर 1। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में सेक्शन ए, फंक्शन आईटीएफ, पार्ट सेकेंड में सेक्शन ए, और एक डीपीपी नंबर 1। ये होमवर्क में करके आना है। कमाल है यार, सेशन शुरू हुआ है, पहली बार डीपीपी 1 ही दूंगा, पहली बुकलेट की दूंगा, है ना? तो एक्चुअली एक्सप्रेशन वैसे ही आता है, देखो जैसा सवाल जवाब होता है ना। अब सवाल खतरनाक पूछेगा तो एक्सप्रेशन भी वैसे ही आएगा, है ना? ऐसे कैसे एक्सप्रेशन लाऊंगा? ठीक है ना? तो जैसा सवाल वैसे ही एक्सप्रेशन आता है ना? चलिए ठीक है, डीपीपी 1 उसी की है ना? चलो, नहीं डीपीपी अपलोड होगी मेरे ख्याल से रेजोसर पे, तो कोई बात नहीं, हो जाए तो कर लेना, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से तो कर देंगे 2-3, जब ग्रुप भी बना दिए इन्होंने इतनी जल्दी, तो डीपीपी अपलोड हो जानी चाहिए। अच्छा हाँ, मैं वो ग्राफ बताना भूल गया। हाँ हाँ हाँ, चलो मैं फटाफट वो ग्राफ बना देता हूँ, 2 मिनट का काम है। हाँ, वो ग्राफ वाला मैटर तो भूल गया यार मैं। हाँ यार, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देना है। चलो चलो फटाफट मैं देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या था, जल्दी से बताना। y इक्वल्स टू क्या था? 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। मैं इसको कह रहा था, वैसे तो ग्राफ बनाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम इसको किससे बनाने जाना है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से। तो समझे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3x माइनस 2 माइनस 2। ऐसा क्यों लिखा, अभी कारण समझ में आएगा। तो ये y इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा। y माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 अपॉन x माइनस 2। तो ये हो गया x माइनस 2 इंटू y माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो गया? 5। तो ये वो बन जाएगा तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा? xy इक्वल्स टू c स्क्वायर। लेकिन ये क्या चीज होगी? शिफ्टेड। जैसे आपने शिफ्टेड पैराबोला देखा, शिफ्टेड एलिप्स देखा, ये है शिफ्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
अब वो जो हाइपरबोला होता है xy इक्वल्स टू सी स्क्वायर, वो तो x एक्सिस y एक्सिस पे होता है, लेकिन ये x एक्सिस y एक्सिस की जगह कहां पे शिफ्ट होगा, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू कहां पे 3 पे, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू कहां पे शिफ्ट होगा 3 पे, तो ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 का 3 आएगा और x 0 पे y कितना आएगा हाफ, यहां पे कुछ मिल जाएगा, ये शिफ्टेड पैराबोला 2,3 पे शिफ्ट होगा ना, 0,0 की जगह कहां पे शिफ्ट होगा 2,3। सही है, बात समझ में आ गई। शिफ्टेड पैराबोला शिफ्टेड एलिप्स बनाया था अपन ने, अभी क्या बना दिया, शिफ्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, शिफ्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बच्चा पूछा है सर एक्सरसाइज 1 करने से 2000 में रैंक आ जाती है, इसका मैं कल एक्सप्लेनेशन दूंगा बेटा, है ना, आज 8 बज गई है ना, तो इसका एक्सप्लेनेशन कल दूंगा मैं कि एक्सरसाइज 1 करने से 2000 में रैंक आती है कि नहीं आती है ना, कल एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका। बहरहाल अभी तो ये समझ में आ गया सबको, ये अपन ने शिफ्टेड से बना लिया है अपन ने, है ना, ये अपन ने किससे बना लिया है, शिफ्टेड से बना लिया है। चलो अब मैं फटाफट इसी तरह का एक और सवाल तो मैं दे देता हूं, है ना, और अगर ये नहीं भी आया ग्राफ तो मैं कल बता दूंगा, आज थोड़ा सा जल्दी में हूं क्योंकि बेल लग गई है ना, और मैं देता हूं इसकी और प्रैक्टिस करेंगे फिर अपन। चलो अब मैं इसी पे थोड़ा सा और सवाल देता हूं, 2 सवाल तो मैं दे रहा हूं, ये लिख लिया, ये रफ कर दूं मैं, एक बच्चा कह रहा अरे तो बेटा मैंने बोला था तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा ना कैसे आ जाती है, परेशान क्यों होता है, जो मैं बोल रहा हूं उसको प्रूव भी करूं, ग्राफ बना के आना है तुम्हें, है ना से बनाया, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से शिफ्टेड, ये तो एक सवाल हो गया। दूसरा क्या करना है तुम्हें, एक क्वेश्चन और लिखें, अब जो ग्राफ मैंने आज तुम्हें बना दिया उसी पे हम थोड़ा सा फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन mod of 3 mod x minus 1 upon mod x minus 2 equals to k has first part 4 solution, second part 3 solution, third part 2 solution, fourth part 1 solution and fifth part no solution। ये एक्चुअली ये जो अपन ने आज ग्राफ बनाया इसमें थोड़ा सा मोड का टच है, ये वही वाला ग्राफ है जो आज अपन ने बनाया, इस पे मोड लगाए गए हैं, 2 तरह के मोड लगाए गए हैं, एक तो x पे मोड लगता है, एक fx पे मोड लगता है, शिफ्टिंग वगैरह पढ़ी थी ना अपन ने, हिंट दे रहा हूं मैं इस सवाल के लिए, है ना, ठीक है, इसका ये तो वैसा का वैसा ही बनेगा, मतलब हमें फिर थोड़ा सा सोचना है ना, वैसा का वैसे बनेगा लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है ना, और ये क्या चीज है, ये जो अभी आवाज अपन ने ग्राफ बनाया है उसमें 2 ग्राफिकल ट्रांसमिशन लग रहे हैं, और ये बराबर के वाला तो आपने अपन ने कर रखा है ना, वो y बराबर के वाली लाइन बनाते हैं, फिर देखते हैं कि भी 2 जगह कट कर रही है तो 2 सॉल्यूशन, 3 जगह कट कर रही है तो 3 सॉल्यूशन, है ना, तो उस तरह से सोच के बनाना है, इसको नहीं आएगा तो दोनों में बताऊंगा, है ना, तो ये वो वाले सवाल है। चलो फिर कल मिलते हैं, है ना, जो भी डाउट है वो आउट है सब कल करेंगे, है ना, ठीक है बेटा, आप कल मिलेंगे, हैं, क्लोज कर रहा हूं मैं मीटिंग।